हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं जानता हूं बहुत टाइम से डीएक्टिव रहा, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। आज हमारे साथ में सिट्रॉन C3 काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में आती है। देखो इस सेगमेंट में आने वाली ना, वैसे तो ये कम्पीट करती है बहुत सी ऐसी गाड़ियों के साथ में जो 5.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसका एक्स शोरूम प्राइस 5,88,000 रुपए से है। और ये सब कॉम्पैक्ट SUV आप इसको कह सकते हो, बट कभी भी सिट्रॉन ने इसके ऊपर SUV का टैग नहीं लगाया, जैसे कि और बाकी कंपनीज टाटा पंच जैसे प्रोडक्ट या मारुति सुजुकी इग्निस जैसे प्रोडक्ट के ऊपर मिनी SUV या माइक्रो SUV का टैग लगाते हैं। कभी भी सिट्रॉन ने ये चीज नहीं गई है, तो ये चीज तो अच्छी बात है। बट इट इवन लुक्स लाइक थोड़ा सा टॉल बॉय डिजाइन होने की वजह से ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा उस कैटेगरी में आ जाती है मिनी SUV में। 3.98 मीटर्स की वजह से तकरीबन ये कंपीट करने लग जाती है लेंथ में नेक्सॉन जैसी गाड़ियों के साथ में या बलिनो जैसी गाड़ियों के साथ में। लेकिन अगर एग्जैक्ट स्ट्रेट कंपटीशन देखा जाए ना, तो टाटा पंच के साथ में सबसे बेहतरीन फिट होती है। अब टाटा पंच का जरा बेस वेरिएंट हम चेक कर लेते हैं कितने प्राइस से। 6 लाख रुपए एक्स शोरूम अभी कॉस्ट कर रहा है। उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जा रहा है 9,54,000 रुपए में, यानी कहीं ना कहीं वो यहाँ पर 11 लाख के आसपास जो है वो आपको कॉस्ट करने वाली है ऑन रोड। जबकि ये 5.88 में लॉन्च हुई थी और 8.15 में जो है वो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट टर्बोचार्ज वेरिएंट जो है वो यहाँ पर आता है। पंच में आपको टर्बोचार्ज इंजन नहीं मिलता है, इसका टर्बो इंजन बहुत पैपी है और इसका रेगुलर 1.2 भी काफी अच्छा इंजन है। अगर उसको पैपी नहीं कह सकते तो उसको जरूर ये हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा इंजन जरूर है। तो स्ट्रेट अवे अब गाड़ी की ड्राइव पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ड्राइव इज समथिंग जो हमने कवर नहीं की है। बाकी सारी चीजें तो हम लोगों ने कवर कर ली है, तो स्ट्रेट अवे ड्राइव पे लेके चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आपको जो है वो इस गाड़ी का एक क्विक एक्सेलरेशन टेस्ट दिखाता हूँ। देखिए, ऑलरेडी एट 80 km/h। तो हल्का सा आप पंजा दबाओ एंड देयर इट गोज, फ्लाई करती है एकदम मक्खन की तरह। नाइस एक्सेलरेशन आई मस्ट से। 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करती है और वो दिखाई का पड़ता है, फील होता है गाड़ी के अंदर कि हाँ वो जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर वो फील होता है। पैनिक ब्रेक करते हैं 140 की स्पीड पे। डिस्टेंस तो काफी ली गाड़ी ने, लेकिन स्पीड भी काफी ज्यादा थी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि पैनिक ब्रेकिंग इज गुड, डिसेंट इनफ, नॉट दैट गुड एकदम से वहीं का वहीं स्टॉप जो है हो जाए। ABS किक इन जरूर करते हैं और वो फील होते हैं जब आप एक्सेलरेशन, जब आप ब्रेक पेडल पे देखते हो ना, तो वाइब्रेशन आने लग जाती हैं। तो वो काइनेटिक एनर्जी को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं डिस्पैक्ट्स, तो वो फील जरूर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, ABS अगर आप ले रहे हो तो आपकी जो है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होती ही होती है, क्योंकि छोटे छोटे ब्रेक्स मारते रहते हैं टाइमली, तो वो चीज़ जरूर है। तो बस मुझे तो लगता है कि इसके ब्रेकिंग आर गुड। गाइज मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं Boodmo.com की। गाइज जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में अब जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी, ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं। और यहाँ पर Boodmo.com इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, Boodmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफ़ी इजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप सिटी में चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पैनिक ब्रेकिंग अगर आप, क्योंकि पैनिक ब्रेकिंग इज सच अ थिंग जो आप हमेशा ब्रेक करते टाइम नहीं करोगे। पैनिक ब्रेकिंग इज सच अ थिंग जो आपको कभी एकदम ऑल ऑफ अ सडन इमरजेंसी में जो है वो ब्रेक लगाने पड़े, बट उस इमरजेंसी ब्रेकिंग को ही एक अच्छी ब्रेकिंग का जो है वो नाम भी दिया जाना चाहिए। तो अब जरा बात कर लेते हैं इस इंजन के बारे में। ये एक इंजन है, एक 12 सीसी का इंजन है, नेचुरली स्पिरिटेड भी आता है, इसके अंदर टर्बोचार्ज भी आता है। लेकिन ये जो हम चला रहे हैं दैट इज टर्बोचार्ज इंजन। 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है। एक 5 स्पीड भी आता है, लेकिन वो छोटे वाले इंजन के साथ में जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अब ये जो इंजन है उसकी खास बात ये है कि आप पंजा दबाओ और मजा उठाओ इस गाड़ी का। तो ये इंजन आपको इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियां उनमें तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा तब आपको ये पावर फिगर्स मिलेंगे, बट तब पावर टू वेट रेशियो जो है वो गाड़ी का नहीं इतना अच्छा होगा। ये गाड़ी 1 टन की है, तो पावर टू वेट रेशियो उस हिसाब से इसके अंदर मैनेज भी किया गया है। बट अगर आप बड़ी गाड़ी लोगे जिसके अंदर ज्यादा बड़ा इंजन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पावर टू वेट रेशियो भी वहां पर कहीं ना कहीं कम्स इनटू एक्शन, तो कम हो जाएगा पावर टू वेट रेशियो, जिसकी वजह से जो फन टू ड्राइव एलिमेंट है उन गाड़ियों में कम रहेगा इस गाड़ी के कंपैरिजन। ये गाड़ी एक्चुअली में
अच्छे इंजन के साथ में आती है। बट ये है कि NVH थोड़े से कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा आवाज़ करती है, वोकल थोड़ी ज़्यादा है हायर स्पीड्स पर। जो स्टीयरिंग व्हील है दैट इज़ गुड, नॉट द बेस्ट, हार्डर एंड पर है, मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था, तो और भी ज़्यादा जो है वो आपको स्टीयरिंग फीडबैक यहाँ पर नज़र आता, तो उसके मामले में थोड़ा सा है, थोड़ा सा हार्ड आपको नज़र आएगा, और हल्का सा प्ले भी जो है वो गाड़ी के अंदर है। बट ठीक है, अगर आप सिटी में चल रहे हो तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार थोड़ा सा वेटलेस होता तो ज़्यादा बढ़िया लगता। बट अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हो तो आपको ये स्टीयरिंग फिर भी डिसेंट लगेगा, अच्छा लगेगा। सस्पेंशन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया गया है, पॉट होल्स छोटे हों या बड़े हों, कुछ ज़्यादा आपको जो है वो अंदर तक फील नहीं होते। जर्क ज़रूर है गाड़ी के अंदर, जब आप गियर स्विच करते हो तो ये देखिए हल्का सा जर्क सा आता है, तो वो जर्क ज़रूर है। बट जो गाड़ी के थ्रोज हैं वो छोटे रखे गए हैं, वो थोड़े से हार्ड ज़रूर है लेकिन छोटे रखे गए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी गाड़ी की जो है वो काफ़ी अच्छी उभर के आती है। गाड़ी के अंदर निश्चित तौर पर जो है वो आप ORVM देखोगे वो ब्रॉड है, वो ज़रूर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ना हो, बट इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा ब्रॉड मुझे लगते हैं, तो काफ़ी ब्रॉडर जो है वो आपको यहाँ पे ORVM देखने को नज़र यहाँ पर आएंगे दोनों ही साइड के। और पीछे का जो IRVM है ये जो दिया गया है वो काफ़ी ब्रॉड है, बस उसके अंदर एक समस्या ये है कि डे नाइट नहीं आता, तो आपको एसेसरी फिर भी इसके ऊपर लगवानी ही पड़ेगी, बाहर जाके आपको जो है वो कहीं ना कहीं काम करवाना पड़ेगा, जिसमें IRVM जो है वो डे नाइट ऑप्शन के साथ में आ जाए, केवल डे ऑप्शन के साथ में है, नाइट ऑप्शन नहीं है। पीछे से जो भी हाई बीम मारेगा, एंटी ग्लेयर है नहीं, तो सीधा आपकी आंख में जो है वो यहाँ पे चुभने वाला है। अगर एंटी ग्लेयर होता तो भी कोई भी जरूरत नहीं थी। एंटी ग्लेयर ऑब्वियस सी बात है, अब छोटी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर तो एंटी ग्लेयर नहीं आएगा, वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर तो नहीं आएगा। देखो कभी भी इस गाड़ी को चलाते टाइम ना आपको ये तो रियलाइज होने ही नहीं वाला कि आप कितने RPM पे चल रहे हो, तो वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जो गाड़ी के अंदर रहती है वो यहाँ पर मिसिंग रहेगी। वो जो आप सोचते हो ना कि यार थोड़ा सा चलो मैं 2000 RPM के अंदर अंदर गाड़ी चलाता हूँ ताकि मेरे को माइलेज एफिशिएंसी मिल जाए, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मिल जाए, वो चीज़ यहाँ पर देखो नहीं मिलने वाली है आपको। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार काश RPM मीटर भी होता, काश ये सारी फीचर्स भी होती तो मज़ा आता, तो वो नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जिस प्राइस ब्रैकेट में ये आती है, इस प्राइस ब्रैकेट में ये दी गई है, उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मांग भी नहीं सकते, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए जहाँ पर बात होती है माइलेज की ना, तो ये गाड़ी 19.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो क्लेम करती है। ऐसे में ये माइलेज एक अच्छा माइलेज बन जाता है और रियल लाइफ में तकरीबन आपको 15-16 के आसपास ही देने में सक्षम रहेगी। तो उस लिहाज से अगर आप एक गाड़ी सर्च कर रहे हो जो सिटी में आपको 15-16 का माइलेज देते, अपना काम चल रहा है, और अगर आपको छोटा इंजन चाहिए तो वो तकरीबन 1 किलोमीटर का और आप इसके ऊपर जो है वो माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फिलहाल 15.6 की मेरे यहाँ पर क्लेम कर रही है, और ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, इंस्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको देंगे तो विच इज़ गुड। मतलब ठीक है, अगर इतनी बड़ी ट्रिप में भी आपको एक अच्छा खासा जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर मिल जाती है तो और क्या ही चाहिए। निश्चित तौर पे एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है, व्यू काफ़ी अच्छा है। देखो ये गाड़ी आप अगर आप चलाओगे और हैच चलाओगे, इसके अंदर ये है, एक तो आप ऊपर बैठोगे, और दूसरी चीज़ जब आप आगे बोनेट की तरफ देखोगे तो बोनेट पे जो है वो आपको रियलाइज़ होगा कि यार आगे से सारी चीज़ें तो विजिबल ही हैं, सारी चीज़ें तो दिख ही रही हैं, तो आपको और क्या ही चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स जगह में, ऐसी जगह में जहाँ पे मार्केट प्लेस ज़्यादा है, आपका मन है कि अपने दोस्तों के साथ में यार मार्केट में लेके चलते हैं गाड़ी, चलो अंदर की तरफ लेके चलते हैं, या किसी को शॉपिंग करा रहे हो, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बिलव्ड वन को, तो यहाँ पर जो है वो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मेरी दिख रही है मुझे गाड़ी, आगे से टच नहीं हो रही किसी चीज़ पे, वो चीज़ तो काफ़ी अच्छी है। तो व्यू के मामले में चुम्मेश्वरी वर्क डन। अगेन मैं जैसे कह रहा था, IRVM भी इसका पीछे का जो व्यू है वो भी काफी अच्छा व्यू है और ब्रॉड है एकदम ना। IRVM भी ब्रॉड दिया गया है उसको, लेंथ में और हाइट में दोनों तरफ से जो है वो प्रोपोर्शनलिटली डिजाइन किया गया है। तो यस, ये तो था फिलहाल आज का ड्राइव सेशन, हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। दोस्तों अब देखो ड्राइव से तो आप आ गए, निश्चित तौर पे आपको इसकी ड्राइव काफी पसंद आई होगी, लेकिन आज ना इसका वॉक अराउंड देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें मिसिंग है यार। Citroen C3 में काफी चीजें मिसिंग है और ये फैक्ट है, ये 2 ही वेरिएंट में आती है, कस्टमाइज आपको करानी पड़ती है। प्योरटेक इसके टेक्नोलॉजी का नाम है, जो इंजन एक्चुअली प्योरटेक बेस्ड है, 1.2 लीटर का इंजन। यहाँ पर देखो आपको क्या मिस लग रहा है, मतलब एक 8 से 9 लाख रुपए की गाड़ी में क्या होना चाहिए आप ये बताओ। इसका डिजाइन तो बहुत सोबर सा है, आपको अच्छा लगेगा इसका डिजाइन, बट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स या LED सेटअप नहीं मिलता है। DRL जरूर एक पार्ट है लेकिन प्रोजेक्टर सेटअप नहीं है यार दोस्तों। ये काफी अजीब सी बात लगती है कि क्यों इस गाड़ी के साथ में ऐसा किया गया कि इसके अंदर प्रोजेक्टर सेटअप नहीं आए। नीचे आपको हेलोजन जरूर मिलते हैं, क्रोम का बहुत सारा काम यहाँ पर आपको थ्रू आउट द बॉडी देखने को नजर आएगा। एक चीज और जहां पर मुझे लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ इस गाड़ी के साथ में, वो है
एलॉय व्हील्स यार, मतलब एलॉय व्हील्स क्यों मिस करना है ये समझ में नहीं आया। तो 195/65 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स हैं, मैकफर्सन स्टड्स आते हैं। तीसरी चीज, ये जो फेंडर पे लगा हुआ टर्न इंडिकेटर है, थोड़ा सा इसकी प्रीमियम नेचर को जो है वो कम करता है, तो यहाँ पर आता तो ज्यादा बेहतर होता। चौथी चीज, अगर आपको उसके साइड प्रोफाइल पे अगर आप देखोगे तो एक चीज और आपको रियलाइज होगी कि यार क्यों कॉस्ट कटिंग की गई है। ये देखिए, रेगुलर हैंडल बार्स आपको मिलते हैं, आपको पुलेबल हैंडल बार्स या जैसे पंच में आते हैं यहाँ पर लगे हुए इंटैक्ट हैंडल बार्स नहीं आते। मुझे पुराने वाली सिलेरियो की काफी याद दिला रही है, कुछ उस तरीके की हैंडल बार्स यहाँ पर दिए गए हैं, फॉर नो रीजन, समझ में नहीं आता। इनफैक्ट जो इसकी की फॉब है उसमें लॉक अनलॉक का बटन है, अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ले रहे हो तब भी आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं ऑफर किया गया है। हाइट इज नॉट दैट गुड, मुझे लगता है कि हल्की सी और रेज्ड हो जाती तो इसको एसयूवी कहलाने लायक हम कह जाते, बट सिट्रोएन जब इसको क्लेम ही नहीं कर रही है और सिट्रोएन ने बोला है कि हैच आप रेज्ड ओवर हैच जरूर इसको कंसिडर कर सकते हो, तो वो यहाँ पर जरूर है। साइड में देखते हैं और क्या क्या चीजें। ये जो आप प्लास्टिक की क्लैडिंग देख रहे हो ना थ्रू आउट द बॉडी, ये काफी अच्छी लग रही है मुझे। तो ये थ्रू आउट अब जो है ना, मैं देख रहा हूँ एक कल्चर आ रहा है, कार मैन्युफैक्चरर्स ये प्लास्टिक की क्लैडिंग चारों तरफ दे रहे हैं। पहले ये कल्चर नहीं था, आपको पोलो क्रॉस याद होगी, आपको i20 एक्टिव याद होगी, उसके चारों तरफ बाद में एक अलग से वेरिएंट दिया गया, उसके अंदर चारों तरफ उसको हल्का सा रेज किया गया, तब ये सारी चीजें आई। यहाँ पर पहले से ही है, तो यहाँ पर अभी पंच लो आप, या इनफैक्ट अभी वैगनार भी लोगे, कोई भी गाड़ी लोगे ना, तो चारों तरफ आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग ऑफर होती हुई नजर आएगी। तो कल्चर बिल्डअप हुआ है धीरे धीरे करके, जो हिडन है एक्चुअली। प्योरटेक की बैजिंग इधर, C3 और सिट्रोएन का लोगो इधर, डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में ये है। और फिलहाल इसका बूट चेक करते हैं। अनलॉक कर दिया मैंने, अब बूट एक्सेस करने के लिए आपके पास में रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, तो पूरी गाड़ी में केवल एक ये रिक्वेस्ट बटन आपको मिलेगा और कोई रिक्वेस्ट बटन नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डिसेंट साइज की इसके अंदर बूट है, बट कोई भी स्प्लिटेबल आपको जो है वो सीट्स नहीं मिलती हैं, तो वो थोड़ा सा गलत बात है। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट भी ऑफर नहीं होती है दोस्तों। तो अगर आप हाईवे पे हो और आपको कुछ सामान निकालना है तो एक्चुअली में आपको क्या करना होगा, अपना फोन निकालना होगा, टॉर्च जलानी होगी, और तब आप जो है वो सामान अनलोड या रखना चाहते हो, लोड करना चाहते हो, वो यहाँ पर रख पाओगे। तो वो थोड़ा सा हसल जरूर रहता है, बट एनीवे अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए गाड़ियाँ, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो जो है वो चीज़ें आपको कम ऑफर होती हुई नजर आने वाली है। 185/65 रेडियल 15 इंचेस का ये टायर है, और इसको एक सेक्शन जो है वो छोटा यहाँ पर रखा गया है। ऑब्वियसली बात है, ये भी स्टील व्हील ही रखा जाएगा। दोस्तों लोडिंग लिप जरूर यहाँ पर थोड़ी सी दी गई है, तो अगर आप देखेंगे तो मेरा हाथ जो है वो इजीली मूव हो रहा है, तो लोडिंग लिप यहाँ पर जरूर है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो दिया गया है ताकि ये सामान में स्ट्राइक ना हो, और यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है वो कुछ एक्स्ट्रा स्क्रैचेस ना दे दे, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। बाकी तो यार यहाँ पे पीछे वाइपर सेट भी नहीं आता है, डिफॉगर यूनिट भी नहीं आता है, जो एक्चुअली पंच में टॉप ऑफ द लाइन में ऑफर की गई है निश्चित तौर पे। यार डिफॉगर जैसी चीजें ना अब मुझे लगता है एंट्री लेवल हैचबैक्स में भी आने लग गई हैं, या मिड लेवल हैचबैक्स में भी आने लगी है। तो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में डिफॉगर नहीं है, जहां पर ये सेल करना चाह रहे हैं सिट्रोएन एक्चुअली इंडिया में जब से आया है। 14 डीलर्स हैं उनके पास में ऑल अक्रॉस इंडिया, तो अभी ऑथराइज्ड 14 डीलर्स हैं, उससे ही सेल करेंगे। और उनको पता है कि इंडिया इज सच अ कंट्री जहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस बहुत रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में सेल कर रहे हो तो डिफॉगर तो निश्चित तौर पे होना चाहिए था। और अगर आप साउथ इंडिया में जो मानसून अफेक्टेड एरिया है, ज़्यादा फ्लड्स या फिर पानी से रिलेटेड जो है वो क्लाइमेट चेंज वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर वाइपर होना ज़रूरी था। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो है वो कम किया गया है। ये आपको रूफ रेल मिलते हैं, बट दीज आर नॉट प्रैक्टिकल रूफ रेल, तो इनको जो है वो बनाया इस तौर से गया है कि आप इनका आनंद उठा सकें, नैन सुख प्राप्ति कर सकें इनसे। तो केवल और केवल ये इस तरीके से दी गई कि अच्छे लगे। चलो फिलहाल अंदर में दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं 2000 के शतक में, जब गाड़ियों की चाबी कुछ इस तरीके से हुआ करती थी और हम लगाया करते थे गाड़ियों की चाबी यहाँ पर, अभी भी यहीं पे लगाया करते हैं, बट एटलीस्ट इन टॉप वेरिएंट या टॉप से नीचे वाले वेरिएंट में तो आपको केवल गाड़ी की चाबी जो है वो अपनी जेब में रखनी है। यहाँ देखो ये स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग मुझे काफी इसका पसंद आया, बट इसके ऊपर कोई भी लेदरे टच सच नहीं है। ये बॉटल होल्डर थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर जो बॉटल होल्डर के लिए जगह देनी चाहिए वो प्रॉपर बॉटल होल्डर की जगह नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर जो है वो विंडो के कंट्रोल्स देखने को नजर आएंगे, और
कुछ इस तरीके से डोर हैंडल्स जो है वो आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं। ORVM भी अनलकीली आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, नो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स। जैसे ही आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को खोलेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे तो क्या होगा ना, लाइट तो जल जाएगी बट बहुत ही बेसिक सा आपको लगेगा शायद किसी एंट्री लेवल हैचबैक में इससे ज्यादा बेहतर जो है वो यहाँ पे स्पीडोमीटर या टैकोमीटर होना चाहिए। टैकोमीटर इनफैक्ट इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी नहीं आता है, तो आपको कुछ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ऐसा लगेगा क्विड जैसा दे दिया गया है, जो कि एंट्री लेवल हैचबैक है, जो काफी छोटी हैचबैक है। बट हाँ, ये मुझे काफी पसंद आया। दिस इज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसका टच रेस्पॉन्स वाकई कमाल का है। तो आप एंड्रॉइड ऑटो अगर करना चाहते हैं तो आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड ऑटो को, रेडियो, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़े से अलग तरीके से जो है वो इसके आपको एसी के वेंट्स देखने को नजर आएंगे, कुछ अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो है कुछ स्पेस दी गई है एंड इसके नीचे पेन ड्राइव का साइन है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर पेन ड्राइव रख सकते हैं, जो कि पेन ड्राइव आज से 7-8 साल पहले ज्यादा ट्रेंड में थी। अब तो कोई पेन ड्राइव मेरे ख्याल में खरीदता भी नहीं होगा। यहाँ पे USB स्लॉट, 12 वोल्ट का DC सप्लाई, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं ऑफर किया गया है, जो एक्चुअली आपको पंच में अगेन मिलेगा। यहाँ चीजें भी जो है वो काफी अच्छी दी गई हैं, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए इधर भी जो है वो स्पेस दी गई है। बट एक चीज और, अगर आप पीछे की विंडोज को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको झुकना पड़ेगा थोड़ा सा, एटलीस्ट जब आप पीछे बैठे तो आपको यहाँ से जो है वो इनको एक्सेस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए था। बाकी हेडरेस्ट भी जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। IRVM के अंदर जो है वो आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है, या ऑटो डिमिंग भी छोड़िए, अगर आप डे नाइट फंक्शन भी चाहते हैं तो आपको मैनुअल नहीं ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको लाइट जरूर दी गई है बट पीछे कोई भी शेयरिंगेबल लाइट नहीं दी गई है, या यहाँ पर शेयरिंग के लिए जो है वो दे दी जाती तो ज्यादा बेहतर होता। यहाँ अगर आप देखें तो बेसिक इसके सन वाइजर्स भी हैं, केवल एक में जो है वो आपको मिरर ऑफर किया जाएगा। कुछ इस तरीके का इसका ग्लव बॉक्स जो कि डिसेंट शेप का है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं ऑफर किया गया और इसको ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं बनाया गया है। ओवरऑल अगर मैं अंदर के इंटीरियर्स की प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो दैट इज डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट, या ऐसा नहीं लगेगा आपको लगा के कि ये जो है वो काफी अच्छी फिट एंड फिनिश के साथ में आ रहा है, काफी अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर लिया गया है, वो सारी चीजें तो नहीं है। बट हाँ, जो डैशबोर्ड का डिजाइन है, जो लेआउट है, वो जरूर आपको अट्रैक्टिव लग सकता है। आपको लगेगा कि यार बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है वो इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सिल्वरिश फिनिशिंग ऑफर की गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ये गाड़ी जरूर बनती है यहाँ पे। सो यस, दिस इज इट। रियर के रो में चलते हैं, वहां पर कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सेकंड रो में फिलहाल मैं बैठा हूँ और यहाँ पर जो सीट्स का पोस्चर है ना, वो आगे वाली सीट से थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक SUV जैसी गाड़ी में बैठे हो, फील वो वाली आपको यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पर देखो, ये सीट का पोस्चर यहाँ पर है, तो अगर आप आगे वाली सीट्स देखें तो वो तकरीबन इतना नीचे है, तो तकरीबन 3 इंचेस का जो है वो फर्क मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, 3 से 4 इंचेस का। अंडर थाई सपोर्ट इज अमेजिंग, एक नंबर का अंडर थाई सपोर्ट, इससे अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मुझे लगता है कि कोई गाड़ी ऑफर करेगी। रिक्लाइन एंगल इज ऑल्सो नाइस। ये जो फिक्स्ड हेडरेस्ट है, दीज आर ऑफ नो यूज टू मी, मुझे तो ऐसे बैठना पड़ रहा है। जब हेडरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो एटलीस्ट ऐसा पोस्चर होना चाहिए। तो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से जो हाइट है वो एडिक्वेट है, जो हेडरूम है वो एडिक्वेट इनफ है। अगर आप 6 फुट के हो तो आपके यहाँ पर जो है वो बाल वगैरह रब करने वाले हैं निश्चित तौर पे। यहाँ अगर आप देखें तो ये 4 लोगों के लिए बनी है, 5 लोग जो है वो इतनी इजीली जो है वो यहाँ पे बैठ नहीं पाएंगे। तो वो लोग जो एक्चुअली 5 लोगों के लिए कंसिडर कर रहे हैं, आई थिंक आपको एटलीस्ट एक सब कम्पैक्ट SUV की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। जो 4 मीटर में आने वाली SUVs हैं उनकी तरफ, प्रॉपर सब कम्पैक्ट SUVs की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। शोल्डर रूम इज डिसेंट इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इट इज़ डिसेंट इनफ, एडिक्वेट इनफ। और यहाँ पर भी आपको अलग से जो है वो पॉकेट दी गई है, यहाँ पे जो है वो एक ग्लास होल्डर दिया गया है, 2 USB केबल्स दी गई हैं विच इज़ गुड। बट ये जो कंट्रोल्स हैं, जैसे कि मैं पीछे बैठा हूँ और मुझे विंडो कंट्रोल करनी है तो आई विल हैव टू बेंड, थोड़ा सा ये ज़रूर है। लेकिन 1 टच है यार, ये 1 टच डाउन है, 1 टच अप तो नहीं है। ये देखिए, दिस इज नाइस, अच्छी चीज़ लगी मुझे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिलते हैं, इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन। तो दोस्तों ये Citroen C3 जो है वो आपको लुक्स में कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये देखिए, तो एटलीस्ट इसकी जो ऊपर की क्या कहते हैं आपको शेल है वो तो काफी सही लग रही है मुझे, इट्स नॉट चीप इनफ। बट अंदर से मटेरियल थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है वो अप टू दैट ग्रेड नहीं था। तो वैल्यू फॉर मनी इसीलिए भी है, वो हर पेनी जो आप पे कर रहे हो
उस लिहाज से ये गाड़ी एक अच्छी गाड़ी बनती हुई नजर आती है। इंजन इसके अंदर जो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है वो चलाने लायक है, एंड लिटरली वो इस सेगमेंट में आने वाले जितने भी इंजन है, बलिनो, i20 या एल्ट्रॉस, या आप इनफैक्ट पंच में देखें, या इस सेगमेंट में आने वाले जितने भी इंजन आप देखो 1.2 लीटर के जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं, टर्बोचार्ज तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे आपको। 8-9 लाख रुपए में कोई भी टर्बोचार्ज इंजन नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस आप टाटा नेक्सॉन बेस वेरिएंट ना खरीद रहे हो, तो वो उसकी कॉस्टिंग भी हालांकि 9-9.25 लाख के आसपास जानी चाहिए। तो वो इंजन्स को छोड़कर अगर आप किसी भी इस सेगमेंट में आने वाली बलिनो, एल्ट्रॉस या i20 जैसी गाड़ियों को देखो, अमेज देखो, या यहाँ पर डिजायर जैसी गाड़ियों को देखो, स्विफ्ट को देखो, तो आपको ये इंजन के कंपैरिजन का इंजन नहीं मिलेगा। ये भले ही थोड़ा सा नॉइजी है, बट जो इसके अंदर पंच है वो काफ़ी तारीफ काबिलियत है। 110 PS प्रोड्यूस करता है ये, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक पेट्रोल इंजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इट्स अ ग्रेट फिगर्स, और पावर फिगर्स काफ़ी अमेजिंग पावर फिगर्स हैं। सो मैं तो काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ पर डीलर नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग है, ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली NCR में ले रहे हो, आप गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के ऊपर कहना अभी काफ़ी जल्दी होगा, तो वो लोग जो अभी चाहते हैं ऐसा प्रोडक्ट खरीदना और चाहते हैं उसको रखना 10-15 सालों के लिए, तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके के रिव्यूज जो है वो मार्केट से आ जाएं। हम लोग बहुत जल्दी इसका एक ओनरशिप रिव्यू बाय द वे शूट करने वाले हैं, और फिलहाल तो आपसे यही उम्मीद है कि आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल नोटिफिकेशन दबाकर उसको ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कीजिए, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन हमारे पहुंचते रहें। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अनबायस्ड रिव्यू में। आप तब तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, ट्विटर हैंडल भी यहाँ पर डाल देता हूँ। Until for next time, bye bye, take care and keep loving your car, bike, whatever vehicle you are having. Drive safe दोस्तों।